हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर के बारे में। ये क्लास 8 का एक इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। पहले हम लोग समझेंगे कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस made up of one kind of atoms। ये ध्यान में रखना है। मान लीजिए कि ये एक बार लेते हैं जो आयरन का है, मतलब इसमें जो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल एटम्स हैं ये सभी आयरन एटम्स हैं। इसका मीनिंग निकलता है कि एक प्योर आयरन के टुकड़ा या कांटी ले लीजिए तो वो जो है आयरन एटम्स का ही बना हुआ है, मतलब वन काइंड ऑफ एटम्स का है। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को समझा जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट कैटेगरी है मेटल्स, दूसरा कैटेगरी है नॉन मेटल्स, तीसरा कैटेगरी है मेटलॉइड्स और चौथा कैटेगरी है नोबल गैसेस। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस, इसको पहले शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग स्टडी करेंगे बस मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो आज हम लोग फोकस्ड रहेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेटल्स का मतलब होता है एलिमेंट्स which lose electrons and are electropositive in nature। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर क्यों कहलाते हैं, उसको आप एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए सोडियम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका 281 होता है, मतलब डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इसलिए बाहर वाला शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये Na+ डेवलप कर लेगा और इसलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कटायन डेवलप करता है और प्लस चार्ज वाला आयन को कटायन कहा जाता है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, देयर इज एन एक्सेप्शन। हाइड्रोजन, ये बीइंग अ नॉन मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ बन सकता है, जबकि ये नॉन मेटल है। अब आगे समझते हैं नॉन मेटल्स का डेफिनेशन को। तो नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स which gain electrons और इसीलिए एंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं इसलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव माना गया है। मान लीजिए कि फ्लोरीन है, 27 है, बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा
और बनेगा F माइनस। फिलहाल इसके पास इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से है 2 8, और यहाँ पर भी समझ लेते हैं, यहाँ पर बचा है अब 2 8। तो ये गेन करता है, इसलिए नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर कहा गया है। यहाँ पर भी एक्सेप्शन हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन यहाँ पर डुअल नेचर प्ले करता है कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेगा तो ये H माइनस फॉर्म कर लेता है, मतलब यहाँ पर वो अनायन बन जाएगा, और इस कंडीशन में देखिएगा तब वो कटायन बन जाता है। इस तरह से हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन फॉर डिफाइनिंग बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। तब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वी आर ट्राइंग टू फॉलो NCERT सिलेबस टू डिस्कस दिस चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब अगला टॉपिक ये तो रहा डेफिनेशन के बारे में। यू कैन नोट डाउन। एलिमेंट्स, occurrence of elements। अब यहाँ ध्यान दिया जाए कि मेटल्स जो है, मेटल्स आर केमिकली एक्टिव, केमिकली एक्टिव and are generally found in combined state। जनरली कंबाइंड स्टेट में मिलता है। तो किस रूप में मिल सकता है? मान के चले कैल्शियम है तो वो कार्बोनेट के रूप में मिलेगा, जिंक है तो वो ऑक्साइड के रूप में मिल सकता है, जिंक सल्फाइड के रूप में मिल सकता है, आयरन ऑक्साइड के रूप में मिल सकता है, बॉक्साइट और ऑक्साइड के रूप में ज्यादातर मिलता है। तो इस तरह से डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म के रूप में पाया जाएगा। अब यहाँ पर देयर आर सम metals found in native state, मतलब फ्री स्टेट में पाया जाता है, कंबाइंड नहीं होता। बेसिकली देखिएगा सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब जो नोबल मेटल्स है, ये सब फ्री स्टेट में पाया जा सकता है, क्योंकि ये ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्ट जल्दी दूसरे एलिमेंट्स के साथ नहीं करते हैं। अब अगर कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है तो उसको साफ किया जा सकता है। अब हम लोग डिस्कस यहाँ पर करेंगे कि नॉन मेटल्स जो है वो भी अलग अलग फॉर्म में मिल सकता है। दूसरा, नॉन मेटल्स दे आर ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। मान लीजिए कार्बन CO2 के फॉर्म में मिल सकता है, कार्बन मोनोक्साइड के रूप में मिल सकता है, कार्बन मेटल के साथ कंबाइंड स्टेट में हो सकता है। इस प्रकार जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एलिमेंट जो है तो O2 के रूप में मिल सकता है, ऑक्सीजन ओजोन के रूप में मिल सकता है। तो
इस प्रकार अलग अलग कंबाइंड स्टेट में मिलता है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस सो मच अबाउट द अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ओवर हियर। इन दिस चैप्टर बेसिकली हमें पढ़ना है वो है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो अब आगे बढ़ते हैं, मिनरल्स और पोर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं पहले। मिनरल्स एंड पोर्स, ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन इन क्लास 10th when you will go, you will find these two terms. मान लीजिए कहीं पर माउंटेन है और ये रॉकी माउंटेन है। रॉकी माउंटेन है तो इसमें दो कंडीशन अराइज हो सकता है। इसका मतलब है रॉक्स में नॉट कंटेन यूजफुल मेटल्स, उसमें यूजफुल मेटल्स नहीं है, और उस पत्थर में रॉक्स में कंटेन यूजफुल मेटल्स एंड कैन बी extracted profitably। अब कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अगर उस पत्थर से सफिशिएंट अमाउंट में हमें एक्सट्रैक्ट करने से प्रॉफिट होगा, मतलब एक मेटल निकलेगा मान लीजिए, और हम प्रॉफिटेबल कंडीशन में रहेंगे, तब उसको क्या कहेंगे? तब उस मिनरल का नाम हो जाएगा ओर। और अगर नहीं निकलता है तो इट में रिमेन एज मिनरल, तो उसका नाम मिनरल ही रहेगा बस। मतलब मिनरल के अंडर में ही ये आता है। तो ये माउंटेन, रॉकी माउंटेन है क्या? तो ये मिनरल है। मिनरल से मे और मे नॉट का कंडीशन क्रिएट होता है। मे नॉट कंटेन तो बस मिनरल कहेंगे, लेकिन उसमें से सफिशिएंट अमाउंट का मेटल्स अगर एक्सट्रैक्ट होता है तब वही मिनरल ओर कहलाएगा। इसका मीनिंग है कि अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो मान लीजिए कि ये माउंटेन है, इसमें से 2-4 पोर्स तो हो सकता है उसके अंदर, मतलब दिस इज अ मिनरल, तो उसमें से और हो सकता है और 1 और 2 और 3 ऐसा हो सकता है। इसलिए याद करने के लिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट वाला लाइन आता है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स। इसको याद रखिएगा। सभी ओर्स मिनरल्स तो हो सकते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स और नहीं हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये मिनरल ओर का कॉन्सेप्ट है, ये खत्म होता है। अब एक टर्म आता है यहाँ पर कि अगर ठीक है और मिल गया तो उसको एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। तो जनरल मेथड्स क्या होता है, जनरल स्टेप्स क्या होता है, उसको समझते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटलर्जी। मेटलर्जी कहा जाएगा।
अब मेटलर्जी involves a series of steps in a sequence to obtain a metal from its ore. अच्छा, वो स्टेप्स क्या होता है? स्टेज 1, पहला स्टेज आएगा वो है एनरिचमेंट। कहीं कहीं पर देखिएगा एक दूसरा वर्ड यूज होता है, वो है ड्रेसिंग। कहीं पर कंसंट्रेशन वर्ड भी यूज हो सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब इसमें होता क्या है कि अनवांटेड इम्प्यूरिटीज को हटाया जाता है। इस स्टेज में अनवांटेड इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड। हटाया जाएगा। दूसरा स्टेप्स आएगा वो है रिडक्शन। ऑफ concentrated ore into ऑक्साइड में बदला जाएगा। और इसके लिए 2 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिस पर थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। वो है एक कैल्सिनेशन और दूसरा है रोस्टिंग। थर्ड स्टेप आता है जिसमें रिड्यूस किया जाता है। यहाँ पर रिडक्शन से अच्छा होगा कन्वर्जन। तो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, ये थर्ड स्टेज आता है, जिसमें मेटल ऑक्साइड जो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग से पाए हैं उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में। ऑक्साइड में है उसको मेटल में कन्वर्ट किया जाएगा। और फोर्थ एंड यू कैन से लास्ट स्टेज है जो मेटल ऑब्टेन हुआ थर्ड स्टेप में, वो कभी कभार वेरी प्योर मेटल नहीं होगा। इन दैट केस यू हैव टू अंडरगो रिफाइनिंग, उसको साफ करना होता है। साफ करने का मेथड भी अलग हो सकता है। वेरी रिएक्टिव मेटल्स के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आता है, that is the most appropriate method that we generally study. अब इस चैप्टर में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इस पर डिस्कस बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। और साथ साथ में डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स। ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। I will try to discuss briefly, giving example and telling you the exceptions associated with the properties. तो पहला जो प्रॉपर्टी यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट
मेटल्स को देखिएगा तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स, जनरली इन सॉलिड स्टेट, solid state at room temperature. यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो है मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. अब ध्यान दीजिए नॉन मेटल्स के बारे में. नॉन मेटल्स आर, अब यहाँ देखिए, नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकता है, जैसे फास्फोरस ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए, ये सब सॉलिड है. चाहे आयोडीन ले लीजिए, ये सब सॉलिड होता है. दूसरा, एक ही नॉन मेटल है, द ओनली नॉन मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट, उसका नाम है ब्रोमीन. और ये यूनिक है, मेटल्स के कैटेगरी में ये यूनिक है. And there are gaseous non-metals like ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, क्लोरीन गैस के फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में है. तो इस प्रकार से दी जाए इन गैसियस स्टेट. नाउ अब आगे बढ़ते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. यू माइट हैव स्टडीड मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच a solid gets converted into its liquid state at 1 atmosphere. मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का होना चाहिए. 1 एटमॉस्फेयर. अब डेफिनेशन को पहले लिखते हैं, फिर समझते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है. मेल्टिंग पॉइंट, द फिक्स्ड टेम्परेचर at which a solid gets converted into its liquid state at 180 m, मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर होता है. यह फुल वर्ड लिख रहे हैं, 1 एटमॉस्फेयर. अब मीनिंग समझिए कि 1 एटमॉस्फेयर होता क्या है. मान लीजिए ये लैंड मास है और इसके बगल में सी है, तो ये क्या है, सी लेवल मान लीजिए. तो एट सी लेवल अगर कोई बैरोमीटर को रख के चेक करे जिसमें मर्क्यूरी भरा हुआ हो, तब एटमॉस्फेयर जब प्रेशर डालेगा मर्क्यूरी के सरफेस पर, तो मर्क्यूरी करीब करीब 76 सेंटीमीटर तक चढ़ जाएगा उसमें. मतलब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस कंटेनर पर पड़ेगा तो मर्क्यूरी को धक्का मार के 76 cm तक चढ़ाएगा,
टोटल हाइट इसका 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब 76 सेंटीमीटर। इसलिए आप लोग सुने होंगे कि 76 सेंटीमीटर HG कॉलम, उसी को 1 atm कहा जाता है। मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर मीन्स 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम होता है, क्योंकि बैरोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर का दबाव अर्थ के सरफेस पर कितना पड़ रहा है, और ये एट सी लेवल 76 cm होता है। तो कहीं कहीं पर ऐसा सुने होंगे कि 1 atm प्रेशर मतलब 76 cm या 760 मिलीमीटर ऐसा लिखा हुआ रहता है, क्योंकि 1 cm में 10 mm होता है। तो इसलिए अगर आप प्योर वाटर को प्रेशर अगर 1 atm का मेंटेन करते हैं क्लोज कंटेनर में या सी लेवल पर हैं, तो उस कंडीशन में वाटर एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करेगा। इसलिए यहाँ पर समझने की जरूरत है। तो इन जनरल देखा जाए तो इसी प्रकार बॉइलिंग पॉइंट का भी डेफिनेशन है कि वो द फिक्स टेम्परेचर एट विच, चलिए ये भी समझ लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट द फिक्स्ड टेम्परेचर at which a liquid gets converted into its gaseous state at 180 m, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब एग्जाम्पल नहीं लेंगे, बट इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे बताते हैं, ठीक है। यू कैन नोट डाउन दिस। कैरेक्टरिस्टिक्स पर आइए कि जनरली metals have high melting point and high boiling points होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे आयरन का लीजिए, आयरन का इसका मेल्टिंग पॉइंट 1536 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट 3000 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन अगर यदि सीशियम का लीजिएगा, एक्सेप्शन को भी ध्यान दिया जाए। एक्सेप्शन में सीशियम, इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट को लीजिएगा तो वो 28.7 डिग्री सेल्सियस ही है। इसका मतलब बहुत कम है। सीशियम गैलियम तो ऐसे हैं, कहा जाता है कि विशेषकर सीशियम हाथ में रखिएगा, फिस्ट में अगर बंद करके, तो उसमें वो टपकने लगेगा, मतलब पिघल जाएगा। इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम कहा गया है। अब आते हैं कि नॉन मेटल्स पर। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, जनरली लो होता है। अब जैसे यहां पर सल्फर को ले लीजिए। सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट
119 डिग्री सेल्सियस है। अब दूसरा एक्सेप्शन लीजिए। एक्सेप्शन में डायमंड जो कि कार्बन का बना हुआ है एक्चुअल में, इट इज एन एलोट्रॉप, डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, और उसका अगर मेल्टिंग पॉइंट देखिए तो करीब करीब 3723 डिग्री सेल्सियस ऐसा है। इस तरह से बहुत हाई है, और इसलिए डायमंड को कहा भी जाता है इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस के कैटेगरी में आता है। अब आगे डेंसिटी पर चर्चा करेंगे। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट ये है, डेफिनेशन की मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब D इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। मतलब in a given volume how much mass the object contains, that will be called density of that substance. तो मेटल्स के कंडीशन में जनरली डेंसिटी ज़्यादा आता है, और नॉन मेटल्स के कंडीशन में जनरली डेंसिटी कम होता है। तो यहाँ पर नॉन मेटल्स और मेटल्स के कंडीशन को बस ब्रीफली समझिए। metals have high density। अब इसमें भी एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्ट सोडियम, पोटासियम, और इसलिए दिस सोडियम एंड पोटासियम तो का डेंसिटी इतना कम है कि दे कैन बी कट विथ अ नाइफ, चाकू से काट सकते हैं आप। और नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, इन जनरल लो ही होता है। यहाँ पर भी बात अगर आएगा डायमंड का, तो डायमंड हैज हाई डेंसिटी, ये एक्सेप्शन है, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विल बी टॉकिंग अबाउट हार्डनेस। फोर्थ है हार्डनेस, और हार्डनेस भी डेंसिटी पर डिपेंड करता है, एटम्स के अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है किसी भी मेटल या नॉन मेटल में। तो देखा गया है कि हार्डनेस के टर्म्स में कहें तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड आता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट यहाँ पर भी आएगा सोडियम, पोटासियम एक्सेट्रा, ये सब बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। एंड नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन, जैसे ग्राफाइट थोड़ा हार्ड होता है, और डायमंड तो हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, क्योंकि एटम का अरेंजमेंट ऐसा है उसमें कार्बन एटम्स का, दैट मेक्स इट वेरी हार्ड, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण वो हार्ड होता है। अगर समझने के लिए चाहें तो हम कह सकते हैं कि डायमंड के स्ट्रक्चर में एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, इसी को कहा गया है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। हेड्रॉन सिंगल यूनिट लिए हैं, एक कार्बन से 4 अदर कार्बन अटैच्ड हैं, फुली सैचुरेटेड है, एंड देयरफॉर डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, कैन बी यूज्ड फॉर कटिंग ग्लासेस, ड्रिलिंग रॉक्स, इस सब में डायमंड का यूज आता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉपर्टी
लस्चर। Fourth property we have to study is luster. ये luster में साइन होता है, बट दिस इज मेटालिक luster और मेटालिक चमक वी कैन से, और luster और शाइनी सरफेस जो होता है। तो यहाँ पर देखा गया है कि जनरली मेटल्स आर लस्ट्रस, एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं आर नॉन लस्ट्रस, चमक नहीं होता है। इसमें एक्सेप्शन है, आयोडीन इज लस्ट्रस नॉन मेटल है, बट इट इज लस्ट्रस, उसमें अपना एक चमक होता है। अब आगे बढ़ते हैं, मैलिएबिलिटी। Very important term that you have to understand, malleability, the property of metals. The property of metals by virtue of which can be beaten into thin sheets, पतला शीट के रूप में आप उसको पीट के फैला सकते हैं, शीट के जैसा। इसलिए कहा गया है द मेटल्स आर मेलिएबल। तो देखा गया है कि मेटल्स आर मेलिएबल, इसमें एक्सेप्शन यहाँ भी आ जाएगा। जैसे जिंक को ले लीजिए, पीटने से वो टूट जाएगा। और नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, उसको आप शीट नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल बी टॉकिंग अबाउट डक्टिलिटी। यहाँ पर था कि मान लीजिए एक रोड है और रोड को आप हैमर कर दीजिएगा तो आपको एक शीट के रूप में मिलेगा। ये मैलिएबिलिटी था। तो यहाँ पर डक्टिलिटी का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये मोटा है रॉड, इसको लंबा आप कर सकते हैं, मतलब आप वायर बना सकते हैं। ये बड़ा रॉड है, इसको आप वायर बना सकते हैं। डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स by virtue of which can be drawn into thin wires, बहुत पतला वायर्स में बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए गोल्ड।
ये तो बहुत हाईली डक्टाइल है, मतलब द हाईएस्ट डक्टिलिटी, गोल्ड के कंडीशन में हाईएस्ट डक्टिलिटी है। कहा जाता है कि 1 ग्राम गोल्ड से करीबन 1 किलोमीटर पतला तार खींचा जा सकता है, इसलिए वो हाईली डक्टाइल है। तो ये रहा डक्टिलिटी। आगे है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है एबिलिटी टू बेयर हेवी लोड्स, एबिलिटी टू बेयर हेवी लोड्स विदाउट ब्रेकिंग। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जो आयरन बार्स होते हैं उसको छत ढलाई करने से पहले उस पर बिछाया जाता है, उसके बाद आरसीसी करके छत ढाल दिया जाता है, उस पर हम लोग रहते हैं। जितने भी कंक्रीट बिल्डिंग्स हैं सब पर ये आयरन का कमाल देखिए, ब्रिजेस हैं। तो इस प्रकार से टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है इन जनरल देखा जाए तो मेटल्स का ज़्यादा होता है। metals have high tensile strength, बहुत ज़्यादा होता है, जबकि नॉन मेटल्स have नो या वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लगभग नहीं के बराबर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी। Next physical property, that is conductivity, property to conduct, heat and electricity. metals जो है, metals have free electrons to carry charge, इसलिए they are good conductors, so they are good conductors of electricity. Non-metals are poor conductors, या फिर पूर्ण रूप से नहीं अलाउ करते हैं तो इंसुलेटर्स हैं, are poor conductors of electricity, अलाउ करते ही नहीं। इसमें एक्सेप्शन है ग्राफाइट, जो कंडक्ट करता है। कंडक्ट करने के पीछे उसका रीजन है कि ईच कार्बन इज बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन, लेकिन एक बॉन्ड फ्री रहता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन अलाउस कंडक्शन, इसलिए ग्राफाइट जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आता है। लास्ट प्रॉपर्टी है सोनोरोसिटी। Sonority means when struck
produces ringing sound. जैसे मेटल्स को लीजिए तो मेटल्स आर सोनोरस, और नॉन मेटल्स जो है वो नॉन सोनोरस है। रिंगिंग साउंड, गोंग साउंड ये नहीं आता है व्हेन अ नॉन मेटल इज स्ट्रक। यू हैमर मेटल यू विल फाइंड रिंगिंग साउंड, बट नॉन मेटल विल नॉट प्रोड्यूस दैट। तो इस क्लास में आज हम लोग कोशिश किए समझने का कि एलिमेंट्स क्या है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो इस क्लास में अभी इतना ही डिस्कस करते हैं। अगले क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।